हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के बारे में। ठीक है कि एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी होता क्या है। देखो जैसे कि हम बात करें कि 19 या फिर 1871 में जो है ड्रैक की स्थापना हुई, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्स और जो रेवेन्यू है उसकी स्थापना हुई थी 1871 के अंदर। जब पहले हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसके बाद 1880 में फेमाइन कमीशन आया था। उसके बाद 1881 की बात करें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना था, सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया था एग्रीकल्चर का 1981 में। फिर उसके बाद 1901 में इरिगेशन कमीशन आया था। ये सब क्यों आया था? ये इसलिए आया था कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है, उसको जो है सपोर्ट देना है। तो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी भी उसी तरीके से लाई गई। ठीक है, एक नीति है। तो क्यों लाया गया था? क्योंकि देखो क्या होता है, प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। प्राइस में क्या होता है? फ्लक्चुएशन। बहुत ज़्यादा क्या होता है? फ्लक्चुएशन। आपने देखा होगा कई बार किसी चीज़ के रेट अगर 100 रुपये है तो उसके ही रेट कई बार 10,000 रुपये भी होते हैं। मैं फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, प्राइस फ्लक्चुएशन फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो फार्मर में यहाँ पे राइस के रेट, ठीक है, कभी 100 रुपये कुंटल भी हो सकते हैं और 10,000 रुपये कुंटल भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है? प्राइस का फ्लक्चुएशन, कि ऐसी कंडीशंस बन गई कि यहाँ पर अब राइस का रेट जो है 100 रुपये पर कुंटल भी मिल रहा है, और कुछ ऐसी कंडीशंस भी आ जाती है कि राइस का जो रेट है वो 10,000 रुपये पर कुंटल भी बिकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। प्राइस कई बार बहुत ज़्यादा कम मिलती है फार्मर को, कई बार प्राइस जो है ज़्यादा मिल जाती है। तो ज़्यादा मिल जाती तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब प्राइस बहुत ज़्यादा कम मिलती है मतलब क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा लॉसेस में चला जाता है। उसकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मान लो यहाँ पर 1 कुंटल का उसको कितना मिल रहा है? 100 रुपये, और उसकी जो लागत है जो कास्ट है वो 1,000 रुपये आई है। ठीक है, और मिला उसको मात्र 100 रुपये है, तो उसको क्या होगा? 900 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो ये एग्रीकल्चर के अंदर प्राइस का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। आप भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो आप देखते होंगे, या फार्मर बैकग्राउंड से हो, ठीक है, आपके घर पर खेती होती है तो आपके पेरेंट्स से पूछना, कई बार क्या होता है, हमें किसी प्रोडक्ट कमोडिटी के, किसी जो हमारे जो क्रॉप है उसके प्राइस कभी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और कई बार क्या होता है, मोस्टली तो बहुत यही रहता है कि प्राइस इतने बहुत जो है कम मिलते हैं हमें। तो ये प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है। जब ये प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा, या गवर्नमेंट ने देखा कि इस प्राइस के फ्लक्चुएशन को कैसे रोका जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या बनाई? एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई। उन्होंने देखा, डिसाइड किया कि एग्रीकल्चर की पॉलिसी होनी चाहिए जहां पर क्या होना चाहिए, एक जो है फार्मर को एटलीस्ट एक मिनिमम जो है प्राइस वो, या मिनिमम जो है प्राइस मिल सके किसी भी कमोडिटी की, जिससे उसका नुकसान ना हो। ठीक है, जब प्राइस में बहुत ज़्यादा क्या हो, फ्लक्चुएशन हो, तब ये उसके लिए जो है प्राइस एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी को लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था? 1964-65 के अंदर, जिसको हम एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमीशन भी बोलते हैं। बाद में इसका नाम बदलकर क्या बोल दिया था? एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन बोल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 सारा चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में सब कुछ हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि जब गवर्नमेंट को जरूरत लगी इस चीज़ की, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीपिंग इन माइंड, उनके क्या हुआ, उनको इस चीज़ की नीड लगी कि भाई अपने क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए एक प्राइस पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर की जो कमोडिटी है उनमें हम एटलीस्ट फार्मर को मिनिमम प्राइस दे सकें, जिससे कि एटलीस्ट वो लॉस में ना जाए, उनका कोई नुकसान ना हो। तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम क्या था? उस कमेटी का नाम था झा कमेटी, LK झा। पूरा नाम क्या है? LK झा कमेटी बनाई। ठीक है, LK झा कमेटी। उसके जो चेयरपर्सन कौन थे, या जो प्रेसिडेंट के अध्यक्ष कौन थे? तो LK झा जो है, प्रोफेसर LK झा उसके चेयरमैन थे। कब बनी थी? 1964-65 के अंदर। और क्या था, किसके लिए बनाई गई थी कि एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए क्या होना चाहिए, प्राइस, फिक्स प्राइस होना चाहिए या मिनिमम प्राइस होना चाहिए। कब आया था? 1964-65 के अंदर, जिसको हम एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमीशन के नाम पे जानते हैं, APC, जो 1965 के अंदर आया था। इसी का नाम बदलकर 1985 में क्या कर दिया? CACP। इसी का नाम बदलकर 1985 में क्या कर दिया? CACP, क्या, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कर दिया गया 1985 के अंदर। ठीक है, ये डिटरमाइन करती है, और क्या काम है इसका? कमीशन एक्सपेक्टेड टू डिटरमाइन एंड अनाउंस द एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस एवरी ईयर। हर साल एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस को अनाउंस किया जाता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस के अंदर 3-4 प्राइसेस आती है। ठीक है, आपकी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आती है,
ठीक है। आपका जो है आपका इशू प्राइस भी आती है, प्रोक्योरमेंट प्राइस भी आती है, सारी प्राइस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस के अंदर ही आते हैं। अब इसको कैसे हम डिसाइड कैसे किया जाता है कि इसकी प्राइस कितनी रखनी चाहिए। मान लो गेहूं है, गेहूं की जो प्राइस है वो कितनी रखनी चाहिए, मिनिमम प्राइस कितना हम दे सकते हैं फार्मर को, ये डिसाइड कैसे होता है, कब उसको कैसे उसको अनाउंस किया जाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। उसके लिए 3 मेथड्स यहाँ पे दी गई है कि आप अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्राइस, प्राइस का जो एक लेवल है आपका, वो अप्रोप्रिएट लेवल कैसे आप डिटरमाइन करोगे, कैसे निर्धारित करोगे कि गेहूं की जो प्राइस है वो हमें 1975 रुपये या 2000 रुपये देना है, कैसे डिटरमाइन करोगे, वो हम देखेंगे यहाँ पे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस का अनाउंसमेंट, उसको अनाउंस कैसे करोगे, कब करोगे, सोइंग के पहले करोगे, सोइंग के बाद करोगे, एट द टाइम ऑफ सोइंग करोगे, साल में एक बार करोगे या साल में 2 बार करोगे या 2 साल में एक बार करोगे, इस तरीके से वो यहाँ पे देखेंगे। फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि उसको अप्लाई करना, उसको लागू करना ताकि लोगों को वो मिल सके, है ना। तो ये तीनों चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है। अब देखो कैसे डिटरमाइन करते हैं। जैसे आपने जनरली मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो पढ़ा होगा, तो वो कैसे डिसाइड होता है वो यहाँ पे बताया गया है। ये सारे फैक्टर हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कौन इसको देखता है, तो CSCP जो है इसको देखता है और वही क्या करता है, रिकमेंड भी करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को या एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस को, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर हमारा जो CSCP है वो क्या, यहाँ कई सारे फैक्टर है, उस फैक्टर को क्या करता है, देख के ही डिसाइड करता है कि क्या प्राइस होनी चाहिए। तो जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो प्रोडक्ट है ना, जो जैसे गेहूं है, गेहूं के उत्पादन में कितना कॉस्ट आती है वो कॉस्ट देखी जाती है। अगर मान लो इनपुट है, जैसे मान लो इनपुट का मतलब है कि लैंड, लेबर, कैपिटल कुछ भी आपने लगाया, जैसे मान लो कि पिछले साल लेबर की प्राइस 200 रुपये थी, इस बार प्राइस बढ़ के 300 रुपये हो गए, पर लेबर आपको 300 रुपये देने पड़ रहे हैं पर डे के। वो भी देखना पड़ेगा कि इनपुट की प्राइस में भी चेंजेस आ रहा है, तो वो भी देखना पड़ेगा। अगर इनपुट की प्राइस में ज़्यादा इंक्रीज हो गया है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रहता है गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा बढ़ा देती है ना। मार्केट प्राइस भी देखना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, उस कमोडिटी का रेट क्या है, मार्केट में ज़्यादा है या कम है, पिछले साल से कम है या पिछले साल से ज़्यादा है। डिमांड एंड सप्लाई भी देखनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितना हो सकता है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई अच्छे से पढ़ा हमने इकोनॉमिक्स के अंदर। रिस्क फैक्टर भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें रिस्क हो सकती है, ये सारी चीज़ें। फिर इफेक्ट ऑन द जनरल प्राइस लेवल, एक नॉर्मल जो सामान्य प्राइस क्या होना चाहिए उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडस्ट्रीज कास्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे क्या इफेक्ट पड़ना है, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन, अंतर्राष्ट्रीय जो हमें वो भी देखना पड़ेगा उस सिचुएशन क्या है। पैरिटी बिटवीन द प्राइस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स जो है उसकी पैरिटी देखिए, मतलब क्या है इसका मतलब ये है इनपुट आउटपुट प्राइस आल्सो पैरिटी बिटवीन द प्राइस ऑफ रिसीव्ड बाय द फार्मर एंड बाय कंज्यूमर एंड ट्रेंड द प्राइस ऑफ लेवल इन द पास्ट। मतलब क्या है, फार्मर कितने में यहाँ पर बेच रहा है, कंज्यूमर कितने में खरीद रहा है, ये दोनों चीज। मान लो फार्मर ने 100 रुपये में बेचा, कंज्यूमर ने 200 रुपये में खरीदा, ये दो अलग अलग चीज़ें। बीच में यहाँ मीडिएटर्स आ जाते व्यापारी। फार्मर ने गेहूं यहाँ पर बात की, इसने 100 रुपये में बेचा, लेकिन जो आम जनता है जो दुकान पे जाके खरीदती है गेहूं, उसने 200 रुपये पर केजी के हिसाब से मान लो, है ना, इसने 100 रुपये पर केजी बेचा, इसको 200 रुपये पर केजी मिला। तो ये गैप भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट इस चीज़ का भी ध्यान रखती है कि इतना ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर को देखा जाता है किस समय, जब प्राइस पॉलिसी या फिर प्राइस डिसाइड की जाती है, डिटरमाइन करते हैं कि इस कमोडिटी की मिनिमम प्राइस हमें कितना रखना है, प्रोक्योरमेंट प्राइस कितना रखना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या रखना है, इशू प्राइस क्या रखना है, और ये सारे टर्म्स क्या होते हैं इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, इशू प्राइस क्या होता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है। अब अनाउंसमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेट प्राइस, जो एडमिनिस्ट्रेट प्राइस है उसको अनाउंसमेंट, देखो 3 टाइप की एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस होती है, ठीक है। एक हो गया आपका MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फिर प्रोक्योरमेंट प्राइस और स्टेटचरी, ठीक है। जो स्टेटूटरी जो प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो, ठीक है, SMSP, ये तीनों जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस है। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, बिफोर इनको क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, सोइंग के पहले अनाउंस कर देते हैं। जैसे मान लो अभी रबी की जो है, रबी 2022-23 की ले लो, 22-23 की जो है MSP अनाउंस कर दी है ना, MSP अनाउंस कर दी है, और उसकी सोइंग भी अभी अक्टूबर नवंबर में होना है।
और अनाउंस कर दिए। तो सोइंग से पहले ही क्या करते हैं, उसकी एमएसपी को अनाउंस कर देते हैं, ताकि क्या हो, फार्मर उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी क्रॉप को चूज कर सकता है कि भाई इस क्रॉप का एमएसपी इतना है तो हम इतना बोएंगे तो हमें लॉस एटलीस्ट नहीं होगा। तो सोइंग से पहले ही क्या करते हैं, एमएसपी को अनाउंस कर देते हैं। कौन रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन की बात आए तो रिकमेंडेड कौन करता है, तो सीएसीपी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है इसको रिकमेंड करता है कि भाई इतना प्राइस इसका होना चाहिए। टोटल इसके अंदर 24 क्रॉप्स आती है, उसमें से जो शुगर केन है वो एफआरआई फेयर रिम्यूनरेशन एफआरपी पे बेची जाती है और इसकी एफआरपी लगभग 315 रुपये पर कुंटल अभी 2022-23 की है। 22-23 की कितना है, 215 रुपये पर कुंटल है एफआरपी, फेयर रिम्यूनरेशन प्राइस। ठीक है, ये गन्ने की कितनी है, अभी 315 रुपये पर कुंटल है, कहाँ पर, 2022-23 जो लेटेस्ट डाटा उसके अकॉर्डिंग। तो रिकमेंड कौन करता है, सीएसीपी ही रिकमेंड करता है। लगभग 24 क्रॉप इसके अंदर आती है और जो शुगर कैन है उसको एफआरपी पर बेचा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज मैंने बताई जो यहाँ पे मैंने अभी समझाया आपको। और एमएसपी को कैसे मेजर करते हैं, तो यहाँ पे एमएसपी को कैलकुलेट करते हैं C2 + C3 पर। ठीक है, ये कॉस्ट है, C2 + C3 पर कॉस्ट करते हैं। जनरली बोलाया जाता है कि जो हमारे स्वामीनाथन साहब है उन्होंने जो बताया था कि एमएसपी को आपको जिस पर बेचना है ताकि 1.5 गुना जो है फार्मर्स को मिल सके, 1.5 गुना प्राइस उसको मिल सके, लेकिन उस पर होता नहीं है ना। तो एमएसपी को किस पे काउंट करते हैं, C2 + C3 पर काउंट करते हैं। तो C2 क्या होता है, C3 क्या होता है, देख लीजिए। C2 क्या होता है, ऑल एक्चुअल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्चुअल एक्सपेंसेस इन कैश एंड इनकर्ड इन प्रोडक्शन बाय द एक्चुअल ऑन ऑफ लीज लैंड, इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ फैमिली। अब देखो इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर, मैंने बोला फैमिली लेबर, जैसे मान लो फार्मर है तो फार्मर खुद काम कर रहा है, उसकी वाइफ काम कर रहे हैं, फार्मर खुद काम कर रहा है, उसके बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो इनका तो वो पैसा देगा नहीं ना। क्या फार्मर अपने जो फैमिली के मेंबर हैं, जैसे उसकी वाइफ भी खेत में काम कर रही है, तो क्या उसकी वाइफ को पैसे देगा या वेजेस देगा, नहीं देगा, बट वो जोड़ा जाता है। ठीक है, वो भी इसके अंदर जोड़ा जाता है। ठीक है, जो उसके खुद के कैपिटल है ना, जो मशीनरी है उसके भी क्या होता है, उसका भी इंटरेस्ट जोड़ा जाता है। ठीक है, जो लीज ली हुई लैंड है या खुद की है उसका भी क्या जोड़ा जाता है, एक्सपेंसेस जोड़ा जाता है। वो सारे एक्सपेंसेस C2 के अंदर जोड़े जाते हैं। और C3 क्या हो गया, C2 तो आ ही जाएगा, 10% कॉस्ट अकाउंट ऑफ मैनेजेरियल रिम्यूनरेशन टू द फार्मर। अब जैसे मान लो कि मैनेजमेंट का 10% और जोड़ा जाता है। मान लो कि C2 कितना आया, C2 की कास्ट मान लो 10,000 है, तो उसमें 10% और जो है मैनेजमेंट का जोड़ दिया जाता है। तो लगभग 1,000 रुपये जो है वो मैनेजमेंट के और इसमें जुड़ जाते हैं कि मैनेजमेंट का खर्चा जो है वो 10% आ जाता है। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं एमएसपी को। फिर स्टैट्यूटरी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ठीक है, स्टैट्यूटरी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो क्या होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, 2 कमोडिटी जूट और शुगर केन के लिए जनरली ये प्राइस रखी जाती है क्योंकि इनको अलग से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो जूट और शुगर केन के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसी को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मान लो इससे कम प्राइस पर अगर कोई इसको खरीदता है, जो स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मान लो शुगर केन की 315 रुपये पर कुंटल अभी मैंने बताया लेटेस्ट वाली, अगर कोई भी फैक्ट्री इसको 300 रुपये पर कुंटल पे खरीदती है तो वो इलीगल होता है। ठीक है, इलीगल माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा। ठीक है, उसलिए उसको सजा भी हो सकती है, केस भी हो सकता है, ये इसके अंदर पूरा मेंशन है। तो इलीगल फॉर एनीबॉडी टू परचेज द कमोडिटी लेस देन इट्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसकी मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस होती है उससे कम पर अगर कोई खरीदेगा तो वो इलीगल माना जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ शुगर कैन नो फैक्ट्री कैन पे लोअर प्राइस, मतलब कोई भी फैक्ट्री जो है कम प्राइस नहीं दे सकती मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। और जूट के केस में भी सेम वैसा ही है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यू टू रिमेन टू वीक, चाहे कुछ भी हो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ही परचेस करना पड़ेगा जूट और शुगर केन को। प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होती है, प्रोक्योरमेंट प्राइस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है खरीदती है ग्रेन को, अनाजों को खरीदती है। जैसे एफसीआई के अंदर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या खरीदता है, राइस और व्हीट को खरीदने का काम करता है। ठीक है, गेहूं और चावल को कब आया था ये, 1965 के अंदर ये भी आया था, जनवरी 1965 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जोन में बटा हुआ है, 5 जोन है इसके, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो एफसीआई जो है 1965 में आया, ये राइस और व्हीट को प्रोक्योर करने का काम करता है, खरीदने का काम करता है। तो गवर्नमेंट जो खरीदती है प्रोड्यूसर से, मतलब फार्मर से खरीदती है,
अब जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होती है वो ओपन मार्केट प्राइस से तो कम होती है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना। जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होती है ओपन मार्केट प्राइस से तो कम होती है, बट जो हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे ज़्यादा होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कौन, जैसे FCI हो गया, ये खरीदता है, जैसे 1965 राइस और बीट को खरीदने का। नाफेड की बात करूँ मैं, नाफेड की जो कोऑपरेटिव जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये 1958 में बना था 2 अक्टूबर, और ये क्या करता है, पल्सेस और ऑयल को, पल्सेस एंड ऑयल सीड को परचेस करने का काम, प्रोक्योरमेंट का काम करता है, ठीक है। अब इशू प्राइस जो है आपने सुना होगा कि जो BPL कार्ड वाले होते हैं, जिनके पास BPL कार्ड होता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, उनके लिए क्या होता है, फेयर प्राइस शॉप होती है, उचित मूल्य की दुकान होती है, फेयर प्राइस शॉप। हर गांव में, हर आपको शहर में भी मिल जाएगा फेयर प्राइस शॉप। वहां से वो गेहूं और चावल उनको दिया जाता है, उनके पास एक कूपन होता है, राशन कार्ड होता है, उस पर उनको गेहूं, चावल और दाल वगैरह सब दी जाती है। तो वो इशू प्राइस जो होती है वो इससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो या प्रोक्योरमेंट प्राइस हो, उससे बहुत कम होती है। आपने देखा होगा 1 रुपये 2 रुपये किलो में गेहूं वगैरह मिलता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, उसी को बोलते हैं इशू प्राइस। तो इशू प्राइस विच इज गवर्नमेंट सप्लाई द फूड ग्रेन एट राशन शॉप, जो राशन की शॉप होती है ना, जो अनाज की दुकान होती है गवर्नमेंट की, जो इसको हम उचित मूल्य की दुकान बोलते हैं, लोअर देन प्रोक्योरमेंट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस से कम होता है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन कंज्यूमर्स होते हैं, ऐसे ग्राहक होते हैं जो क्या है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, उनको फूड ग्रेन अवेलेबल करवा सकें। डिफरेंस बिटवीन MSP एंड इशू प्राइस इज मेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू दी सब्सिडी। अब इसको सब्सिडी के थ्रू जो है कवर अप किया जाता है। MSP और जो इशू प्राइस है, इनको सब्सिडी के थ्रू कवर किया जाता है, ठीक है। जैसे अंत्योदय योजना है, 2000 से 2003 इशू प्राइस कैटेगरीज रिमेन अनचेंज, 2002 से 2003 में प्राइस कैटेगरी में कोई चेंजेस नहीं रखा गया था। दिस आइटम मच हायर देन द इशू प्राइस। तो ये है वही चीज़ें जो फेयर, जो अंत्योदय योजना होती है, या फिर जो उचित मूल्य की दुकान होती है। अभी जैसे कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट ने राशन सप्लाई किया था लगभग फ्री में, लगभग पूरे साल ही फ्री राशन दिया था 5 kg के आसपास। तो वो जो कवर अप कैसे होता है, सब्सिडी के थ्रू कवर अप करते हैं। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन, जो हम यहाँ पे सब ऊपर बोला गया है कि इतना देंगे, उतना देंगे, ऐसे देंगे, वैसे देंगे, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना ही क्या है, इम्प्लीमेंटेशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क ऑफ डिफरेंट एजेंसी, जैसे फूड कॉर्पोरेशन इंडिया मैंने बता दिया। अब इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट क्या गवर्नमेंट खुद करेगी, नहीं, गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं गवर्नमेंट की, जो इसमें काम करती है, जैसे मैंने बताया FCI गेहूं और चावल को खरीदने का काम करती है, नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये पल्सेस और ऑयल सीड को खरीदने का काम करती है। कॉटन एंड जूट कॉर्पोरेशन अलग से बना हुआ है। शुगर खरीदने के लिए शुगर मिल्स होती हैं, जो गुड़ वगैरह बनता है, जहाँ पर शुगर्स बनती है, तो वो गन्ना खरीदने का काम करते हैं, ठीक है। शुगर केन को परचेज, शुगर मिल जो है शुगर केन को लेने का काम करती है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन इनके थ्रू होता है, FCI के थ्रू होता है, नाफेड के थ्रू होता है, कॉटन कॉर्पोरेशन के थ्रू होता है, शुगर मिल्स, ठीक है। टोबैको इम्प्लीमेंटिंग द प्राइस पॉलिसी डिसीजन डिपेंड अपॉन द टोबैको बोर्ड, जो टोबैको बोर्ड है वो डिसाइड करता है। इसलिए सबके लिए अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं, जैसे रबर बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, टी है, स्पाइस है, कोकोनट है, ऑयल सीड है, वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर, सबके लिए अलग अलग एक विभाग, डिपार्टमेंट, बोर्ड्स बने हुए हैं, जो क्या करता है, वो इसके इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसे इन सब चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर है, यहाँ तक पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो कैसे क्या होता है प्राइस पॉलिसी, कैसे उसको डिसाइड किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं न्यू प्राइस पॉलिसी के बारे में, बस याद रख लेना कि जो न्यू प्राइस पॉलिसी है वो कब लागू हुई थी, 2020 में ये लागू हुई थी, ठीक है, याद रखना। न्यू प्राइस पॉलिसी 2020 में ये लागू हुई थी, न्यू प्राइस पॉलिसी। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, न्यू प्राइस पॉलिसी 2000, छोड़ देना इसको यार, कंफर्म नहीं है, काट देंगे इसको।